सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के विधान पुस्तक के पाठ आलो अंधारी। आइए इस पाठ में बेबी हालदार जी का लेखिका जो बेबी हालदार है ना, उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। अकेले रहने के कारण बाकी अन्य लोग हैं वो देर तक घर नहीं आने से पूछते थे कि कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे पति नहीं है तो तुमको इधर उधर घूमने की क्या ज़रूरत है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न उसको पूछा करते थे। आइए आगे पढ़ते हैं। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं किए होते थे तो यहाँ के बच्चों को लेकर यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली रहती हूँ। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते। वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आते। मैं अपने लड़कों से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बना बाहर निकल आती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे बच कर निकल जाती। तातुस के यहाँ जब पहुँचती और वह यह बताते कि उसके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है तो खुशी से मैं वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटता, मतलब जो भी रास्ते में जो घटना घटित होती है ना, उन सबको मैं भूल जाता। ऐसा करके बोल रही भूल जाती है ना। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे। उन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियां लिखकर या फ़ोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तब पूछते रहते थे। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही ना ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी ख़त्म नहीं होंगी। उनकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उसे यहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला ही नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है, इस घर को भी जल्दी से जल्दी छोड़ दूं। उसकी बातों से यह साफ हो गया कि मैं यदि उसके कहने पर चलूंगी तब तब तो उस घर में रह सकूंगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है। घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे किसी की कोई भी बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूंगी। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे हैं। मेरे पास आ मेरे पास वे बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की घर से बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। वहाँ पहुँचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ, इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द, बड़ा लड़का, स्वामी जरूर था।
जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं है था। मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था, इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड़ वहाँ सब कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था, और घर किसी वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे देख देख मेरे बच्चे भी रोने लगे थे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा कोई अपना नहीं था। पास ही मेरे दो भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं यहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं। फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा, माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला ता आया। वह मुसलमान था और पास ही में रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। मेरे बच्चों से उसका लगाव था। भोला दा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी? इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किसी तरह काट दी। सवेरे भोला दा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा, ठीक ही तो कह रहा है। तातुस ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वहाँ मुझे जगह भी दे सकते हैं। एक बार बात कर देख ही लूँ। मैंने उससे कहा, भोला दा, तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। भोला दा बोला, तो फिर चलो, मैं उसे लेकर चली आई। वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी? रोज तो तुम ऐसी नहीं दिखती। तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है? मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए और कैसी सारी रात बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान के एक आदमी आया है, आपसे बात करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुस फौरन फौरन बाहर आए और भोला दास से बातें कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों बैठी रही? मतलब क्यों रही? तुम्हें रात में ही चले आना था। खैर, अब बताओ, कब आ रही हो? मैंने कहा, आप जब चाहेंगे। तातुस बोले, अभी आ सकोगी? मैं राजी हो गई और घर घर जा एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए। अब आगे पता नहीं क्या होगा। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अब अपना सारा सामान जमा जमा मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना ना भी बनाती तो चल जाता। नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी?
अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी, मतलब तुम तो खाना बना के चली जाती थी करके, उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता नाश्ता वास्ता किया कि नहीं, तुमने कुछ खाया वाया, ऐसा करके पूछ पूछा करते थे। जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना। जाओ जल्दी जल्दी, जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं। वह फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा था। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यह बस काम पर लगी एक लड़की हो, या यह घर किसी और का है। मुझे तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा, भला यह भी कोई कहने की बात है। यह तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते। कभी तबीयत खराब होती तो तातुस चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देते और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुस को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं, बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर भी दे देते। मेरे आनाकानी करने पर जबरन खिला देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था। फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातु शायद यह समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं। एक बार दो एक बार, 2 बार, 3 बार वह पूछ ही रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा करके मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। तातुस चौंक कर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है। मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि वह किस तरह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठिकाना मालूम नहीं था। उन्होंने जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई थी, एक बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यही कहीं दवा की दुकान है। मैंने दो एक लोगों से पूछा पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुस चिंता होकर बोले,
यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उन उसने तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो जाता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप रही रही आई। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3 एक घंटे बाद लौटे। आते ही वह फोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बात कर रहे हैं और साथ साथ मुझे बुला रहे हैं। बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा यह वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फोन पर बात कर किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा, कौन है, किसके साथ बात करूं। वह बोले, बात करो ना। देखो कौन है। मैं फ़ोन कान से लगाया। पता नहीं कौन हेलो हेलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा मैंने तातु से पूछा, कौन बात कर रहा है। वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो। मैं चौंक कर बोली, ए मेरा बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान से लगाकर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ? माँ कौन? बेबी, ऐसा करके पूछता है। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वह बोला, माँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। मैं यहाँ अच्छी तरह से हूँ। उसकी बात से मुझे लगा कि मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ भी बदल गई है। 2 एक मास में ही इतना बदल गया है। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुस भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोला, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की यह वयस मतलब उम्र यह वयस मतलब उम्र या अवस्था है ना, क्या काम करने की है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो वह उदास हो गया। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी। जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी। तातु शायद यह बात समझते थे, लेकिन बीच बीच में उससे मुझसे उसे फ़ोन कर हालचाल जानने के लिए कहते थे। मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ जाए तो तातुस क्या सोचेंगे। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने वयस मतलब उसकी उम्र का जो लड़का है उन्होंने कभी नहीं देखा। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं। वह कभी वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले जाओ। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं।
तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं।